numbers never lie, add it up, that's me. वेल अगर इंडियन सिनेमा में स्टारडम की बात करें तो हमने काफी सारे सुपरस्टार्स के स्टारडम एंड फैंडम देखे हैं, लाइक राजेश खन्ना, अमिताभ सर, तीनों खान से लेकर और भी कई सारे। लेकिन तमिल सिनेमा के इस एक्टर की फैन फॉलोइंग सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि बियॉन्ड इमेजिनेशन रही है। हालात ऐसे थे कि इसके फैंस खुद की जान देने से लेकर दूसरों की जान लेने तक को तैयार हो जाते हैं। और ये सिर्फ ब्लाइंड फैंडम तक लिमिटेड नहीं था, इवन इस सुपरस्टार के नाम पर चैरिटेबल ट्रस्ट तक चल रहे हैं जो कि रियल लाइफ में लोगों की मदद करते हुए नजर आए हैं। ये एक ऐसा स्टार है जिसने तमिल सिनेमा की दो सबसे बड़े थलाईवाज रजनीकांत और थाला अजीत जैसे लेजेंड को भी कहीं ना कहीं स्टारडम के लेवल पर बीट कर दिया है। और बात सिर्फ तमिल सिनेमा तक लिमिटेड नहीं रही, मलयालम सिनेमा ने भी इस एक्टर को उतना ही प्यार दिया कितना कि उसे ओपनली अडॉप्टेड सन ऑफ केरला तक कहा जाने लगा। इवन यही नहीं बल्कि इनकी फिल्मों की रीमेक पर सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड के लेजेंडरीज ने भी काम किया है और वो फिल्म रीमेक होने के बावजूद भी ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में ऐड हुई है। और तो और जब वरुण धवन ने इनकी एक फिल्म को रीमेक करने की कोशिश की तो सीधा पब्लिक ने बोल दिया कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वेल इतना सब होने के बावजूद भी इस सुपरस्टार ने हमेशा बॉलीवुड से एक क्लियर डिस्टेंस बना के रखी है, यहाँ तक कि लगभग 10 साल तक मीडिया को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन ये बंदा अपने फैंस के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट करता रहा। पर सोचो जरा, इस अनबीटेबल स्टारडम वाले सुपरस्टार की जब पहली फिल्म फ्लॉप हुई तो मीडिया ने ये लिखा था कि ये स्टार कैसे बनेगा, इसकी शक्ल तो साले चूहे से मिलती है। वैसे तो हमने आपको साउथ सिनेमा के तेलुगु से लेकर तमिल, कन्नड़ और मलयालम इंडस्ट्री के काफी सारे एक्टर्स की जर्नी के बारे में बताया है और आप में से काफी लोगों ने ऑलमोस्ट हर वीडियो में कमेंट किया कि रेडर भाई आप थलपति विजय सर के बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाते। और एक भाई ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि भाई तू पक्का थलपति का हेटर है इसलिए इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाता। वेल ऐसे कमेंट पढ़कर भी मैंने भी सोचा चलो एक वीडियो बना ही लेते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। पर गाइस थलपति विजय ने सिर्फ दूसरे एक्टर्स को ही नहीं बल्कि तमिलनाडु गवर्नमेंट की नींव तक हिला कर रख दी है। इनकी मूवीज की वजह से 5 बार ऐसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज खड़ी हुई कि तमिल गवर्नमेंट तक शॉक हो गई थी और तो और 2 बार इनकी मूवीज को बैन तक फेस करना पड़ा था और शायद अब तीसरी बार होने वाला है। सो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थलपति विजय सर के बारे में, उनकी इंटायर जर्नी से लेकर उनके पॉलिटिकल करियर की कंप्लीट एंड डिटेल्ड स्टोरी और इस बीच उनकी रियल लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जो कि आपको नहीं पता होगी। लाइक विजय के अपने खुद पेरेंट्स उनके एक्टर बनने के डिसीजन से सख्त खिलाफ थे और कैसे थलपति विजय ने अपने ही फैंस से शादी कर ली एंड उनके फैंस को अनिल्स क्यों कहा जाता है एंड रजनीकांत सर ने ऐसा क्या कह दिया था कि थलपति के फैंस उनके भी खून के प्यासे हो गए और क्यों विजय ने एक टाइम पर अपने पेरेंट्स पर केस कर दिया था और क्या सच में बीजेपी के प्रेशर के चलते उनके घर इनकम टैक्स से रेड्स हुई थी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या विजय भी बाकी स्टार्स की तरह पॉलिटिक्स में सिर्फ स्पीचेस देने आए हैं या फिर सच में तमिलनाडु के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनने का प्लान है। और आखिर क्यों बाकी इंडस्ट्रीज से अलग तमिल सिनेमा से ही एमजीआर, जयललिता, रजनीकांत, कमल हसन और प्रकाश राज जैसे फिल्म स्टार्स पॉलिटिक्स के इस डर्टी गेम के अंदर उतरकर भी इतनी बड़ी सक्सेस अचीव कर पाए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों उनकी फिल्म जननायकन या फिर यूं कह लो कि जननेता आखिरी मौके पर थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई। क्या सच में इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट का हाथ है या फिर कोई सोचे समझी साजिश। और अब क्या जननायकन रिलीज होगी या फिर ये भी उनकी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी जिनको बैन कर दिया गया था। वैसे हमने हमारे सेकंड चैनल पर भी थलपति विजय सर के ऊपर एक वीडियो बना रखी है जिस पर आपने अच्छा खासा प्यार भी दिखाया, तो सबसे पहले तो थैंक यू। और हाँ, जिन लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद उस वीडियो को चाहे तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और हाँ, आपकी इसी मैसिव डिमांड की वजह से ये वीडियो उस वीडियो से भी काफी ज्यादा डिटेल्ड एंड कंप्लीटली रिसर्च बैक्ड डेडिकेटेड है जस्ट बिकॉज थलपति विजय अब मूवीज में से पूरी तरह एग्जिट होने वाले हैं। तो हमने सोचा चलो इनके बारे में हर छोटी से छोटी डिटेल जितना हमको पता चली उतना आपको बता दिया जाए। और हाँ, इस वीडियो पर रिसर्च करने के टाइम पर मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिला और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको भी काफी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। सो प्लीज बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि भले आप थलपति विजय के कितने भी बड़े फैन क्यों ना हो लेकिन उनके बारे में इतनी सारी बातें शायद आपको भी नहीं पता होंगी और ऐसी वीडियो आपको शायद और कहीं देखने को भी ना मिले। என்ன சொல்ல வந்தேன், சூப்பர் ஸ்டார் அது ஒருத்தர், உலக நாயகன் அப்படின்னா ஒருத்தர், அதே மாதிரி தலைனா ஒருத்தர், தளபதிக்கு அர்த்தம் தெரியும்ல। जैसे स्पेस में ग्रेविटी के रूल्स काम नहीं करते वैसे ही आज हिट और फ्लॉप्स के रूल्स जो सिर्फ विजय चंद्रशेखर पर अप्लाई नहीं होते। और आज विजय एक ऐसे स्टार बन चुके हैं जिनकी हर फिल्म को ऑटोमेटिकली 300 करोड़ क्लब का गारंटी प्रोडक्ट माना जाता है। विजय एक रिनाउंड फिल्म फैमिली से आते हैं। उनके फादर एस चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के सीनियर डायरेक्टर्स में से एक रहे हैं जो 70 से भी ज्यादा फिल्म से डायरेक्ट कर चुके हैं। वह उनकी मदर शोभा चंद्रशेखर सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर ही नहीं बल्कि स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर भी रही है। मतलब सिनेमा उनके लिए सिर्फ पैशन नहीं, बचपन से ही लाइफ स्टाइल का हिस्सा था। बचपन में विजय का नेचर काफी मिस्टीरियस हुआ करता था लेकिन उनकी जिंदगी
जिंदगी में एक ट्रेजेडी ने सब कुछ बदल के रख दिया। जब विजय सिर्फ 8 साल के थे तब ब्लड कैंसर की वजह से उनकी बहन का देहांत हो जाता है। इस इंसिडेंट ने उन पर इतना गहरा इम्पैक्ट छोड़ा कि उनकी सारी बचपनी शरारत अचानक से खत्म हो गई। आगे चलकर इसी पेन की मेमोरी में विजय ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम विजय दिव्या प्रोडक्शंस भी रखा और अपनी बेटी का नाम भी उससे मिलता जुलता यानी कि दिव्या रखा। इसी ट्रॉमा की वजह से उनके फादर चाहते थे कि विजय डॉक्टर बने ताकि एक सिक्योर और स्टेबल लाइफ जी सके, लेकिन विजय तो रजनी सर के डाई हार्ड फैन थे। विजय ने काफी छोटी एज में ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें आगे चलकर एक्टर ही बनना है। घर का माहौल सिनेमा से जुड़ा हुआ था, इसलिए एक दिन उनके फादर ने कैजुअली कहा कि बेटा एक्टिंग करके दिखा। विजय ने रजनी सर की फिल्म थलपति का एक इमोशनल सीन परफॉर्म किया और यही मोमेंट था जहां से उनके फादर उनसे जेन्युइनली इंप्रेस हो गए। इसके बाद विजय ने लगातार 5 फिल्मों के अंदर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया, जिसमें वेत्री कुडुम्बम और सत्तम और विलयटू जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल थे। 1992 में विजय ने नलया थेरुपु से लीड रोल के रूप में एज ए डेब्यू किया। लगभग 20 लाख का इस फिल्म का बजट था और ये फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि अपने आधे पैसे भी ये फिल्म रिकवर नहीं कर पाई। फिल्म के बाद मीडिया ने विजय को ब्रूटली ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ न्यूज़पेपर्स वालों ने ये तक लिख दिया था कि ये क्या स्टार बनेगा, इसकी शक्ल तो साले चूहे से मिलती है, और उनको एक्टिंग छोड़ देने की सलाह तक दे दी गई। इस पूरे फेज में सबसे पेनफुल पार्ट ये था कि इस फिल्म में पूरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था। विजय के फादर डायरेक्टर थे और मदर प्रोड्यूसर थी। माँ बाप ने बेटे के ड्रीम को सपोर्ट करने के लिए अपनी सारी सेविंग्स तक दाव पे लगा दी थी, लेकिन रिटर्न में उनको हेवी फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ा। इसी दौर में विजय का एक क्वाटो काफी फेमस हुआ, इफ यू आर बीइंग फेल्ड, इंसल्टेड एंड रिजेक्टेड, स्माइल बिकॉज वन डे सक्सेस विल स्माइल एट यू। मीडिया के बारे में उनकी सोच भी काफी उल्टी थी। मीडिया का काम है भौंकना। इसी माइंडसेट के साथ विजय ने गिव अप नहीं किया और लगातार लीड रोल्स करते रहे। एक एवरेज फिल्म सेंतूरा पंडी के बाद 1993 में आई रसिकन, जिसने उनकी इमेज को बदलना शुरू किया। यहीं से विजय को नाम मिल गया इलैया थलपति यानी यंग कमांडर इन चीफ। रसिकन थिएटर्स में लगभग 175 दिनों तक चली और पहली बार ऑडियंस ने ये फील किया कि तमिल सिनेमा को एक नया स्टार मिल चुका है। इसके बाद में देवा, राजाविन पारवाइले, विष्णु जैसे प्रोजेक्ट्स आए जहाँ विजय ने हिट और फ्लॉप दोनों देखे। लेकिन ये 1996 में आती है फिल्म पूवे उनागा। इस फिल्म ने विजय के करियर की डायरेक्शन ही चेंज कर दी थी। इस फिल्म ने 9.38 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। दूस एरा में नॉर्मली सिर्फ रजनी सर की फिल्म्स के लिए ही एक्सपेक्ट किया जाता था और इसी फिल्म के बाद में वही मीडिया जो कभी विजय को चूहा कह करके बुलाया करती थी अचानक उनकी तारीफों में पुल बांधने लगती है। आज भी विजय के पास उस न्यूज़पेपर का कटआउट पड़ा हुआ है जो कि उनको उन दिनों की इंसल्ट की याद दिलाता है। आज साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज खासकर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम एक दूसरे के साथ ओपनली कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इनके बीच इंटेंस राइवलरी हुआ करती थी और ऑडियंस सिर्फ अपने रीजन के स्टार को ही सपोर्ट किया करते थे। और इसी इन्वायरमेंट में थलपति एक ऐसे स्टार बनकर उभरे जिन्होंने लैंग्वेज और रीजन की बाउंड्रीज को ही तोड़ दिया। मलयालम सिनेमा से लेकर तेलुगु और कन्नड़ा ऑडियंस तक हर जगह पर उनको इतना प्यार मिला कि विजय उस लव के समंदर में लिटरली डूबते चले गए। 1996 से लेकर 2000 का फेज विजय के करियर का सबसे फास्ट और सबसे हार्ड वर्किंग दौर माना जाता है। इन्हीं 5 सालों के अंदर विजय ने बैक टू बैक लगभग 20 फिल्में कर डाली थी, मतलब हर साल एवरेज 4 फिल्म रिलीज हो रही थी। ये फेज किसी भी यंग एक्टर के लिए इंसान माना जाता है। इस पीरियड में कुछ फिल्म जैसे सेल्वा, काला मेलम, काथिर, रूपाई और इरांडू कालम बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन साथ ही लव टुडे, वंस मोर और रखो नेरम जैसे प्रोजेक्ट ने अच्छा रेस्पॉन्स भी हासिल किया। रखो नेरम फिल्म इसीलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस फिल्म से सूर्या ने अपने करियर की शुरुआत करी थी। इस फेज में कदलुकु मर्यादाई, इडामा थमम, मिंसारा कन्ना और खुशी जैसी फिल्म हिट से लेकर ब्लॉकबस्टर तक पहुंची। इनमें से कई फिल्म थिएटर में लगभग 150 से 200 दिनों तक भी चली, जो उस वक्त किसी यंग एक्टर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। स्पेशल मेंशन खुशी का बनता है। सिर्फ 3 करोड़ का बजट था इस फिल्म का और इस फिल्म ने 21 करोड़ का मैसिव कलेक्शन करके दिखाया और एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। फिल्म को हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ा में भी डब किया गया और इसी दौर में थेनुमुताल थलाइवम के जरिए विजय ने मलयालम सिनेमा भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना ली थी। कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा के लिए फेमस मलयालम इंडस्ट्री के बावजूद वहाँ की ऑडियंस ने विजय को ओपन आर्म के साथ में एक्सेप्ट किया। आज सिचुएशन ये है कि अगर केरला में कोई विजय फिल्म रिलीज होती है तो उसकी ओपनिंग किसी मलयालम सुपरस्टार के बराबर होती है। ये क्लियरली ये दिखाता है कि विजय अपनी फिल्म को कैसे प्लान करते हैं और क्यों उनका स्टारडम हर रीजन में काम करता है। सिर्फ 5 सालों के अंदर 1996 से लेकर 2000 के बीच विजय तमिल सिनेमा के लीडिंग एक्टर में काउंट होने लगे। उन्हें अजीत कुमार, रजनीकांत और कमल हसन जैसे लेजेंड्स के लेवल का रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो चुका था। 2001 विजय के लिए और भी स्पेशल रहा। उन्होंने हिट्स की हैट्रिक लगा दी थी। मूवीज लाइक फ्रेंड्स, बद्री और शाहजहां तीनों फिल्में बैक टू बैक हिट रही। इसके बाद 2002 में आई थमी जान, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने अपना फिल्म डेब्यू भी किया था और उस टाइम का ट्रेंड भी यही था, पहले साउथ सिनेमा फिर बॉलीवुड, और प्रियंका भी इसी रूट से आगे बढ़ी। लेकिन विजय का सफर हमेशा स्मूथ नहीं रहा। 1998 के आसपास प्रिया मदन के बाद एक बार फिर मीडिया के अंदर ये नैरेटिव चलने लगा कि विजय का करियर खत्म हो रहा है। असल वजह यह थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान विजय को सीरियस स्पाइनल इंजरी हो गई थी। स्लिप डिस्क और स्पाइनल इंजरीज के केस में रिकवरी को हमेशा रिस्की माना जाता है। लगभग 40 दिन विजय कंप्लीटली बेड रेस्ट पर रहे और शायद इसी फेज ने उनके माइंडसेट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था, जिससे बाद में उन्होंने खुद भी डिफाइन किया, थॉट एट टाइम्स डोंट लास्ट, थॉट पीपल डू। 2001 से 2005 के बीच विजय ने एक जबरदस्त कमबैक किया और इस दौरान लगभग 15 फिल्म कंप्लीट करी। मूवीज लाइक हमीजान, यूथ, लव टुडे, मदुरई और गिली जैसे प्रोजेक्ट सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। खासकर गिली वो फिल्म थी जिसने विजय को ऑफिशियली तमिल सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया था। गिली फिल्म 2004 के अंदर रिलीज होती है और फीमेल लीड में थी इसमें त्रिशा कृष्णन और प्रकाश राज ने पावरफुल एंटागोनिस्ट का रोल निभाया था। फिल्म ने करीब 50 करोड़ का कलेक्शन किया और लंबे टाइम तक थिएटर्स में चलती रही और इस फिल्म का एक सॉन्ग इतना बड़ा ट्रेंड बन चुका था कि पूरे इंडियन सिनेमा में वही बीट फॉलो होने लगी।
और बाद में अक्षय कुमार की फिल्म बॉस का गाना हम ना छोड़े मोड़े तोड़े भी इसी ट्रैक पर इंस्पायर्ड था। हम ना छोड़े तोड़े फोड़े जो भी हमसे पंगा ले। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया से डिस्टेंस बनाकर रखने वाले विजय की स्टारडम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने 2023 में ट्विटर पर अपना ऑफिशियल अकाउंट लॉन्च किया तो सिर्फ विजय ही विजय ट्रेंड कर रहे थे। लगभग 16 घंटों के अंदर ही 4 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन हो चुके थे। ये स्पीड इतनी फास्ट थी कि लोग इसे रोनाल्डो से कंपेयर करने लगे। और ये इंसिडेंट तब का है जब उनके फैन पेजेस ऑलरेडी मिलियंस में फॉलोअर लेके बैठे हुए थे। 2005 से लेकर 2010 के बीच विजय ने लगभग 12 फिल्में करी, जिनमें शामिल थी मूवीज लाइक थिरुपाची, पोक्किरी, वेट्टाईकरण और कवलन जैसे प्रोजेक्ट सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर है, जबकि सूरा और विलेन जैसी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। और इसी के दौरान 2005 में इनकी एक फिल्म आती है सचिन, जिसे बिपाशा बासु ने भी साउथ सिनेमा में डेब्यूट किया, बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा की तरह। वैसे तो गीली फिल्म महेश बाबू की ओकुडू फिल्म का तमिल रीमेक थी, जो ओरिजिनल से भी ज्यादा सक्सेसफुल रही। लेकिन जब विजय ने पोक्किरी का ऑफिशियल तमिल रीमेक किया तो सितंबर 2022 में महेश बाबू और विजय थालापति के फैंस के बीच में हैवी डिबेट छिड़ गई। ये फिल्म रीमेक होने के बावजूद काफी लोगों का मानना यह था कि इस बार विजय का परफॉर्मेंस महेश बाबू से भी ज्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल था। इसके बाद में सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। महेश बाबू के फैंस ने सोशल मीडिया पर थालापति विजय के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन स्टार्ट कर दिए थे। नेशनल ट्रोल मटेरियल विजय और बॉयकॉट लेस्बियन विजय, इन जैसे हैशटैग्स को ट्रेंड करवाया गया। जवाब देने में विजय के फैंस भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने बॉयकॉट गे महेश इन जैसे काउंटर हैशटैग्स भी चलवाए। दोनों तरफ से अब्यूज वर्ड्स, थ्रेट्स और यहाँ तक कि वॉयलेंस की बातें ओपनली होने लगी। सोशल मीडिया एक वॉर जोन बन चुका था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ एक चीज बहुत नोटिसेबल रही, वो ये थी कि यहाँ पर दोनों स्टार बिल्कुल साइलेंट रहे। दोनों ने किसी को कुछ भी नहीं बोला और ना ही वो मीडिया में है। ना विजय ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट दिया, ना महेश बाबू ने। किसी ने भी फैंस को एड्रेस नहीं किया, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। और शायद यही एक रीजन है कि दोनों अपने फैंडम से बड़े नजर आए। थालापति विजय वैसे भी उन रेयर स्टार्स में से हैं जिन्होंने रियल लाइफ में भी एक अलग एग्जांपल सेट की कि विजय ने अपनी फैन से शादी करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी। उनकी वाइफ संगीता असल में श्रीलंका की थी, हालांकि उनकी फैमिली लंदन में सेटल थी। संगीता ने विजय की फिल्म खुशी देखी और वहीं से वो कम्प्लीटली विजय की फैन बन गई। उसके बाद वो स्पेशली इंडिया आई। जब विजय को इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने संगीता से मिलने का डिसीजन लिया। टाइम के साथ साथ विजय के पेरेंट्स को भी संगीता पसंद आने लगी और फिर जाकर 1999 में विजय और संगीता शादी के बंधन में बन चुके थे, बिना किसी कंट्रोवर्सी और बिना किसी ड्रामा के। और फिर बाद में जाकर 2010 से लेकर 2015 के बीच विजय को अपने करियर में काफी अप्स एंड डाउन्स फेस करने को पड़े। इसी फेज में उनकी फिल्म सूरा रिलीज होती है, जो थिएटर्स में ज्यादा तो नहीं चली, लेकिन हिंदी डब्ड वर्जन टीवी पर मैसिव हिट हो गया था। सोनी मैक्स जैसे चैनल की व्यूअरशिप में इस फिल्म के चलते 25% से भी ज्यादा का जंप देखा गया। और इतना ही नहीं, सारे इंडोनेशिया जैसे नेशनल मार्केट्स में भी काफी पॉपुलर हुई। भले ही तेरे पास पैसा, ताकत, रुतबा और न जाने क्या क्या है, लेकिन मेरे पास ज़मीर है, मेरे उसूलों की ताकत है। और यहाँ पर लोग मेरे एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। एक बार मैंने जो सर पर कफन बांध लिया ना, तो MP क्या और MLA क्या, सब कुछ जेब में। 2012 एक टर्निंग पॉइंट साल साबित होता है। इसी साल विजय ने पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म की ऑफिशियल तमिल रीमेक में काम किया। ये फिल्म थी 3 इडियट की रीमेक ननबन, जिसको लेजेंडरी डायरेक्टर एस शंकर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर ब्लॉकबस्टर रही और लगभग 150 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। और इसी साल विजय पहली बार अक्षय कुमार के साथ एक म्यूजिक वीडियो के अंदर भी नजर आए। और जैसा कि 2012 ऑलरेडी स्पेशल था, उसी साल विजय की एक और बड़ी फिल्म रिलीज होती है तुपाकी। सुनो, तुम्हारे मालिक ने मुझे हाथ बांध के मारा, खोलने का बोला तो सोच रहा है। तूने मेरा हाथ तोड़ा और तेरे साथ इतने लोग हैं, फिर भी तू डर रहा है, साला डरपोक कहीं का। रिलीज के साथ ही तुपाकी ने रिकॉर्ड तोड़ने स्टार्ट कर दिया था। फिल्म ने करीब 121 करोड़ का कलेक्शन किया और सिर्फ 10 दिन में वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का फिगर क्रॉस कर लिया। हाँ, कंट्रोवर्सी भी हुई थी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने एलिगेशंस लगाए थे कि फिल्म के अंदर पर्टिकुलर कम्युनिटी को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है और इस फिल्म को बैन करने की डिमांड्स भी उठी। लेकिन जैसे पहले गजनी के साथ हुआ था, वैसे ही हिस्ट्री रिपीट हुई। तुपाकी का भी बॉलीवुड रीमेक बना। अक्षय कुमार के साथ ये फिल्म हॉलीडे के नाम से रिलीज हुई और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वहीं पर ही बंगाली में इसका गेम नेम से रीमेक भी बना और अगेन ये भी उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही। यानी चाहे कंट्रोवर्सीज हो, फैन वॉर्स हो या फिर क्रिटिसिज्म, विजय का कंटेंट और बॉक्स ऑफिस पुल हर बार बोलता रहा। कंट्रोवर्सी जैसे थालापति विजय के साथ एक अलग ही रिश्ता निभा रही हो। 2013 में विजय थालापति की एक और फिल्म रिलीज होने के लिए रेडी थी, थलाइवा टाइम टू लीड नाम करके। लेकिन फिल्म की टैगलाइन टाइम टू लीड ने उस वक्त की जयललिता गवर्नमेंट को अनकंफर्टेबल कर दिया था। सोचा था कि तुझे माफ कर दूं, वह नहीं करूंगा। तेरी फोटो मेरे दिमाग में छप गई है। तू क्या उखाड़ेगा? बहुत जल्द तेरा भी डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा। तू मुझे मारेगा? कुत्ते की मौत।
गवर्नमेंट को लगने लगा कि फिल्म के थ्रू कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैसेजिंग दी जा रही है। इसके बाद इस मूवी को लेकर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। अपेरेंटली फिल्म को बैन करने की बातें तक होने लगी। मेकर्स को लगातार प्रेशर में रखा गया। रिलीज के टाइम पर पुलिस प्रोटेक्शन देने तक मना कर दिया गया और यहाँ तक कहा गया कि टाइम टू लीड वाली टैग लाइन फिल्म से हटा दी जाए। और इसी फिल्म के साथ में एक और बहुत बड़ा हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट भी जुड़ गया था। रिलीज बार बार पोस्टपोन होने की वजह से विजय का एक फैन वो इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था कि वो केरला तक फिल्म देखना चला गया। लेकिन जब वहाँ पर भी फिल्म रिलीज नहीं हुई तो उस फैन ने फ्रस्ट्रेशन और डिस्पेयर में आकर अपनी जान ले ली। ये इंसिडेंट पूरे तमिल सिनेमा को हिलाकर रख देने वाला था। इसके बाद AR मुरुगदोस ने एक बार फिर थलपति विजय के करियर में एक गोल्डन चैप्टर ऐड किया कथथी के साथ। सब अपनी दुनिया में मस्त है, किसी को एहसास नहीं है कि हर 30 मिनट में एक किसान खुदकुशी कर रहा है, उसके बच्चे अनाथ हो रहे हैं और याद से नहीं पिछले 10 सालों से होता आ रहा है। जिनकी पीढ़ियां तुम्हारी पीढ़ियों की भूख मिटाती आई, आज वो सब खुद दुनिया से मिटते जा रहे हैं। 2002 से लेकर आज तक 10 लाख से भी ज्यादा किसानों को 2 वक्त की रोटी के लिए खेतों को छोड़ के जाना पड़ा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और विजय की स्टार पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले गई। इसके बाद सेम इसी फिल्म को तेलुगु में भी रीमेक किया गया SKD नंबर 150 के नाम से। इसमें लीड रोल में थे मेगा स्टार चिरंजीवी। देन इसके बाद कथथी को गुजराती लैंग्वेज के अंदर भी डब करके रिलीज करवाया गया एस खाकी आने खाकी के नाम से। બધા પોતાની દુનિયામાં મસ્ત છે, કોઈને લેવા દેવા નથી કે દર 30 મિનિટમાં એક ખેડૂત આત્મહત્યા કરે છે, એના બાળકો અનાથ થઈ રહ્યા છે ને આજથી નહીં છેલ્લા 10 વર્ષોથી થઈ રહ્યું છે। જેની પેઢીઓ તમારી પેઢીઓની ભૂખ મટાડતી આવી એ બધા પોતે દુનિયાથી મટતા જાય છે। 2002 થી લઈને આજ સુધીમાં 10 લાખથી વધુ ખેડૂતોએ 2 ટાઈમના રોટલા માટે ખેતરો મૂકીને જવું પડ્યું। NDC के बाद 2015 में जब तेलुगु सिनेमा से बाहुबली जैसी हिस्टोरिकल एपिक मूवी आई तब तमिल सिनेमा में भी उस लेवल का कुछ नया ट्राई करने की कोशिश हुई और इसी एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट थी फिल्म पुली। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाया और फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। देखो भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेलियर रही थी बट ऑनेस्टली फिल्म काफी बढ़िया थी। और हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एकदम टॉप नॉच बाहुबली लेवल की थी, लेकिन ये मूवी इतनी बुरी भी नहीं थी जो कि ये फिल्म फ्लॉप होना डिजर्व कर सके। एनीवेज वैसे तो विजय के करियर में पहले भी फ्लॉप्स आए थे, लेकिन बाहुबली से कंपैरिजन होने की वजह से इस बार ट्रोलिंग का लेवल काफी ज्यादा था। बट विजय ने एक साल के अंदर ही अपना सॉलिड कमबैक कर लिया। 2016 में एटली के साथ फिल्म थेरी रिलीज होती है जो कि विजय के करियर के कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर गई। फिल्म में लगभग 150 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया और आईफा, उत्सवम और सीमा जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी अपने नाम किए। Twinkle, twinkle, little star. स्टार How I wonder what you are? हाँ वो भी ठीक है। Up above the world so high, हाय like a diamond in the sky. ट्विंकल खन्ना सुपरस्टार डॉटर राजेश खन्ना, हाउ आर यू मदर इंडिया। ये एटली के डायरेक्टर के तौर पर एज ए सेकंड फिल्म थी। पुली जैसी सेटबैक के बाद थेरी जैसे ब्लॉकबस्टर देने के बाद एटली कुमार विजय के मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्टर्स में शुमार होने लगे और लास्ट ईयर इसी फिल्म की ऑफिशियल रीमेक पर वरुण धवन ने भी काम किया था। 2017 में विजय फिर से कंट्रोवर्सीज के सेंटर में आ गए और इस बार फिल्म थी मर्सल। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो ब्लॉकबस्टर रही बट पॉलिटिकल लेवल पर बड़ा सवाल खड़ा कर गई। विजय के ट्रिपल रोल वाली इस फिल्म के अंदर GST, डिजिटल इंडिया और हेल्थ केयर सिस्टम पर कुछ शार्प डायलॉग्स थे। इन डायलॉग्स को लेकर तमिलनाडु बीजेपी लीडर भड़क गए। एक्यूजेशन लगाया गया कि फिल्म जानबूझकर प्राइम मिनिस्टर की इमेज को डैमेज करने की कोशिश कर रही है और यहाँ तक कह दिया गया कि विजय साले क्रिश्चियन है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। बीजेपी लीडर्स ने फिल्म के कुछ सीन्स को काटने की डिमांड कर दी और जब एक्टर पुरची थलपति विशाल सर ओपनली मर्सल के सपोर्ट में आए तो अगले ही दिन उनके यहाँ इनकम टैक्स रेट्स भी पड़ गई। अकेले क्यों आया? डॉक्टर कहाँ है? वो ऑपरेशन कर रहा था, उसकी कैंची अटक गई है। अबे बेवकूफ, सॉरी सर, आपको नहीं बोल रहा था। एक घंटा दूंगी तुझे। साला अकेले क्यों आया तू? जब तक उसकी कैंची निकलती है मेरे को ले चलो। वैसे भी मोहल्ले में सबकी मिमिक्री करता हूँ मैं, डॉक्टर की भी कर दूंगा। अच्छा तो किसी की करके दिखाना। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या? लेकिन ये पूरी कंट्रोवर्सी फिल्म के लिए कर्ज नहीं बल्कि बूंद बन गई। पब्लिक के बीच में क्यूरियोसिटी और ऑर्गेनिक हाइप बनने लगी। लोग बस ये जानना चाहते थे कि आखिर फिल्म के अंदर ऐसा क्या है। इसी वजह से मर्सल ने लगभग 260 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके दिखाया। इसके ठीक एक साल बाद 2018 में थलपति विजय एक और पॉलिटिकल टच वाली फिल्म लेकर आते हैं सरकार। ये फिल्म वोटिंग सिस्टम के अंदर हो रही मैनिपुलेशन के इश्यूज के ऊपर बेस्ड थी। फिल्म की थीम से कहीं न कहीं AIADM के पार्टी खुद को टारगेटेड फील करने लगी और विजय एक बार फिर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज के एपिक सेंटर में आ गए और यहीं से विजय सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि मास इन्फ्लुएंस रखने वाली पर्सनैलिटी के तौर पर देखे जाने लगे। और फिर जो होना था वही हुआ। सरकार फिल्म के इम्पैक्ट की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेक्शन 49P तक एक्टिव करना पड़ा। मतलब फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर लिमिटेड नहीं रही बल्कि रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम तक उसका इफेक्ट दिखा। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं पर ही खत्म नहीं होती। फिल्म के डायरेक्टर AR मुरुगदोस के ऊपर प्लेगियरिज्म एलिगेशंस लग गए। सिंपल शब्दों में बोलूं तो उन पर फिल्म का आइडिया कॉपी करने का आरोप लगा। ये कहा गया कि सरकार फिल्म डायरेक्टर S. चंद्रशेखर राजेंद्रन की एक पुरानी सिंहाले से फिल्म से इंस्पायर्ड नहीं बल्कि कॉपीड फिल्म थी। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि पुलिस की टीम AR मुरुगदोस को अरेस्ट
अरेस्ट करने उनके घर तक पहुंच गई। इसके बाद 2019 में एटली के डायरेक्शन में बिगिल फिल्म रिलीज होती है और विजय ने अपने ही सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। फिल्म में 285 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके दिखाया और अलग अलग कैटेगरीज में 9 अवार्ड्स भी अपने नाम किए। बिगिल के बाद आया साल 2021 जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी। तब हर बड़ा सुपरस्टार अपनी फिल्म रिलीज से घबरा रहा था। तब विजय ने रिस्क लिया और मास्टर रिलीज करी। इस फिल्म में ऑडियंस को 2 विजय देखने को मिले, आई मीन विजय थलपति और विजय सेतुपति। लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी मास्टर ने ऐसा बवाल मचाया कि 50% थिएटर ऑक्यूपेंसी के बावजूद फिल्म ने 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके दिखाया। ऑनेस्टली विजय की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मानी जाती है और सच कहूं तो इस फिल्म को इतना पावरफुल बनाने के पीछे एक और बंदे का भी हाथ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉकस्टार अनिरुद्ध की। आई मीन अनिरुद्ध ने इस फिल्म के अंदर जो म्यूजिक दिया था ना भाई, वो बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं ना कहीं इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर लेकर के चली जाती है। और ये बात सिर्फ फैंस ने ही नहीं बल्कि राजामौली जैसे फिल्म मेकर्स ने भी ओपनली एक्नॉलेज करी है। राजामौली जी ने कहा था कि ये रिसेंट तमिल फिल्म दैट ग्रैब्ड योर अटेंशन इन अ वेरी गुड वे, ग्रेट म्यूजिक, पावरफुल स्टोरी टेलिंग। एंड इस फिल्म ने सिर्फ ऑडियंस को ही नहीं बल्कि थिएटर ओनर्स और कोविड से स्ट्रगलिंग फिल्म इंडस्ट्री को भी काफी रिलीफ दिया। लेकिन 2021 में विजय ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने सबको शॉक करके रख दिया। उन्होंने अपने खुद के पेरेंट्स समेत 11 लोगों पर लीगल केस फाइल कर दिया, जिसके पीछे का रीजन असल में यह था कि विजय सर के फादर एस चंद्रशेखर ने विजय के फैन क्लब को पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करते हुए ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल यकम स्टार्ट कर दिया। इसके बाद विजय ने सिटी सिविल कोर्ट में लॉ सूट फाइल किया और क्लियरली स्टेटमेंट दिया कि कोई भी उनके नाम का यूज करके पब्लिक मीटिंग्स या पॉलिटिकल गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। इस मूव ने ये क्लियर कर दिया था कि विजय अपनी इमेज और आइडेंटिटी पर फुल कंट्रोल रखना चाहते हैं। फिर आया 2022 और फिल्म आई इनकी बीस्ट। वो चाहे कुछ भी फैसला कर ले, लेकिन एक बार मैंने जो कमिटमेंट किया उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। यहाँ पर विजय की बीस्ट का डायरेक्ट क्लैश हो गया केजीएफ चैप्टर 2 जैसी जायंट के साथ। रिजल्ट वही हुआ जो अक्सर होता है, क्लैश का नुकसान। ये फिल्म एक्सपेक्टेड लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाई और इस फेलियर का ब्लेम लार्जली इस फिल्म के डायरेक्टर नेल्सन के ऊपर आ गया। इसी बीच रजनीकांत सर भी डिस्कशन में आ गए थे क्योंकि नेल्सन उनकी अगली फिल्म जेलर को डायरेक्ट कर रहे थे। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने रजनीकांत सर को कॉल करके सजेशन दिया कि नेल्सन को फिल्म से हटा दिया जाए, लेकिन रजनीकांत सर ने सिंपल कामली जवाब दिया, कभी कभी मूवी फेल होने का रीजन डायरेक्टर नहीं होता बल्कि रॉन्ग कास्टिंग भी होती है। बस ये स्टेटमेंट विजय के हार्डकोर फैन को पसंद नहीं आया और रजनी सर को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। और इसके बाद साल 2023 विजय के लिए मैसिव ईयर बन चुका था। इनकी 2 मूवीज रिलीज होती है 2023 में, वारिस और लियो। लोकेश कनगराज की लियो ने 620 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया और विजय की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी बन गई। वो सबको बेवकूफ बना सकता है लेकिन अपन को बेवकूफ नहीं बना सकता। और वहीं पर वारिसू ने भी 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड का फिगर क्रॉस कर लिया था। और फिर 2024 में विजय सर की फिल्म गॉड रिलीज होती है। अगेन इसमें भी थलपति विजय ने डुअल रोल प्ले किया था, जहां हीरो बाप और विलन बेटा। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले, लेकिन फिर भी फर्स्ट डे पर यह फिल्म 120 करोड़ से अपनी ओपनिंग लेती है। इस फिल्म के लिए विजय का 200 करोड़ का रिम्यूनरेशन लेना कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को और हाइप्ड भी कहा, बट नंबर्स एक बार फिर ये प्रूफ कर गए कि विजय के केस में क्रिटिसिज्म कम और क्राउड पुल ज्यादा काम करता है। बट टू बी हॉनेस्ट, अगर आप विजय सर के हार्डकोर फैन भी ना हो तब भी ये फिल्म आपको एंटरटेन जरूर करेगी। हाँ, बीच बीच में मूवी थोड़ी खिंची हुई सी जरूर फील होती है, लेकिन क्लाइमैक्स बिल्कुल ओवर द टॉप है और वही चीज फिल्म को एक स्ट्रॉन्ग एंड इम्पैक्टफुल फिनिश देती है। देन फरवरी 2024 में विजय ने फाइनली अपनी पॉलिटिकल पार्टी टीवीके यानी कि तमिल का वेट्री कजगम को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया था। साथ ही उन्होंने क्लियरली इंडिकेट कर दिया था कि 2026 तक वो फुल टाइम पॉलिटिक्स को एम्ब्रेस करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले उनकी लास्ट फिल्म जननायकन रिलीज होगी। सो दोस्तों, यह था हमारा डिटेल एंड डेडिकेटेड वीडियो ऑन थलपति विजय सर के ऊपर। मुझे पता है वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इसका मतलब ये है कि आप थलपति विजय सर के रियल फैन हो। और जिस किसी ने भी वीडियो यहाँ तक देखा वो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। आपके थॉट्स हमारे को मोटिवेट करते हैं और नया कंटेंट बनाने में हेल्प करते हैं। और हम वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस खींच ली जितनी खूब है। बस ये बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में लिखना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और हाइप का बटन जरूर से दबा देना। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना और हाँ, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी धमाकेदार वीडियोस आपको फ्यूचर में देखने को मिलते रहे। तो दोस्तों, हम जल्दी मिलते हैं फिर एक्साइटिंग और डिटेल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखना और बाय बाय।